आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जो मेन प्रोसेस है उसमें प्रकाशीय अभिक्रिया जिसे हम लाइट रिएक्शन, और दूसरी जो होती है अंधकार में जो अभिक्रिया होती है उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था उसमें मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। तो ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो जो अभिक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो आज हम जो प्रकाशिक अभिक्रिया है या जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है और कौन कौन क्या इसका मैकेनिज्म है। जो दोनों अभिक्रिया हैं उन दोनों अभिक्रियाओं में से जो लाइट रिएक्शन है वो महत्वपूर्ण है। इस लाइट रिएक्शन में जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पौधों के अंदर पाया जाता है उस मॉलिक्यूल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन का विमोचन, ऑक्सीजन का रिलीज होना, और एटीपी और NADPH2 का जो संश्लेषण है या सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं ये प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न होगी। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जटिल अभिक्रिया है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जिसको हम रिएक्शन कहते हैं वो है। इसे हम तीन भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला हमने लिया है लाइट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन, प्रकाश और उसका अवशोषण, इमर्शन इफेक्ट एंड टू पिगमेंट सिस्टम। एक वैज्ञानिक थे इमर्शन, उन्होंने एक प्रभाव पौधों के ऊपर अध्ययन किया था जो कि लाइट रिएक्शन से संबंधित है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशिक अभिक्रिया का जो पॉइंट है जिसे हम फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो जो लाइट रिएक्शन का जो मेन उद्देश्य है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। अब हम एक एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है लाइट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में उसमें 390 से लेके 390 से लेके 760 nm जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल वेवलेंथ कहलाती है। इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो लाइट और इसका एब्जॉर्प्शन है इसको हम दो तीन भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला जैसे हमने लिया है नेचर ऑफ लाइट, जो प्रकाश है उसकी प्रकृति किस प्रकार से है। तो आप ये देख सकते हैं कि 390 से लेके 760 की जो वेवलेंथ है वॉयलेट से शुरू होकर रेड तक जो रीजन है यहाँ तक है, और इसमें अलग अलग जो कलर है कि जो अलग अलग प्रकार का जो वेवलेंथ होती है वो इसमें दिखाई गई है। जैसे येलो के लिए कौन सी वेवलेंथ होती है, ऑरेंज के लिए कौन सी होगी, ग्रीन के लिए कौन सी वेवलेंथ होगी वो। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लो ये मैंने वाई लिख रखा है तो वाई का मतलब येलो, तो 560 से लेके 600 nm की जो वेवलेंथ होती है वो येलो रीजन के अंदर आएगी। अब आप ये देखें कि 200 nm से लेके 40,000 nm की जो तरंग वेवलेंथ होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, और इसमें से जो 390 से 760 की है उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, और इस लाइट को हम इसे आराम से देख सकते हैं और ये विजिबल स्पेक्ट्रम भी बनाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि क्लोरोफिल के जो सॉल्यूशन है उसको प्रकाश के मार्ग में हम लोग रखते हैं तो कुछ वेवलेंथ है उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वो एक बैंड के रूप में आपको दिखाई देती है। तो ये जो अवशोषण होता है इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको थ्योरी के अंदर पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। अब प्रकाश की जो अलग अलग वेवलेंथ होती है डिफरेंट टाइप की, उनका स्वयंपोषी पादपों की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उस पर जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये डेफिनेशन है छोटी छोटी एक एक नंबर की आती है। एक डेफिनेशन और भी पूछी जा सकती है PAR, जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। PAR शॉर्ट फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसे परिभाषित हम ये करेंगे, प्लांट द्वारा अवशोषित वे वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य जो फोटोसिंथेसिस की दृष्टि से उपयोगी है, मतलब जिससे फोटोसिंथेसिस की जो विक्रिया है या प्रकाश संश्लेषण का जो रेट है वो तीव्र होती हो या उपयोग में आने वाली हो, उसको हम PAR भी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो दोहरी नेचर, ड्यूल नेचर जिसे कहते हैं, दोहरी प्रकृति है वो प्रदर्शित करती है। एक तो ये तरंगों के रूप में होती है और साथ ही इसमें ऊर्जा के विविक्त कण भी इसमें मौजूद होते हैं, जो भी वेवलेंथ होगी जो विजिबल है उसके अंदर। अब प्रकाश के ये जो ऊर्जित कण होते हैं उससे हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं। जो एनर्जी के जो पार्टिकल होंगे, डिस्क्रीट जो पार्टिकल मौजूद होते हैं लाइट के अंदर, उसे हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं। और किसी भी जो फोटोन में ऊर्जा की मात्रा जो होगी वो विकिरण की वेवलेंथ पर निर्भर करती है।
अब देखें कि जल जो होता है वाटर, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में लगभग 118 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो हम जानते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की जरूरत होती है, तो ये पूरी प्रक्रिया होगी तब हमें इतने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेड रीजन, लाल प्रकाश जिसे हम कहते हैं, यहाँ एक वेवलेंथ दे रखी है 660 nm के एक फोटोन में 43 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्रकाश जो आवश्यक ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग है वो हमें प्राप्त हो जाता है। आप देखें कि टोटल 118 कैलोरी की आवश्यकता होती है और एक जो फोटोन है रेड लाइट का उसमें 43, तो 43 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 118 के आसपास कैलोरी की अपने को जरूरत पड़ेगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि CO2 के अपचयन के लिए लगभग 3 फोटोन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि CO2 के प्रत्येक अणु के अपचयन में के लिए 9 से लेके या 8 से लेके 10 फोटोन की आवश्यकता होती है, जबकि नियमानुसार कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो क्वांटम की ये जो अतिरिक्त आवश्यकता होती है इसे हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि क्वांटम रिक्वायरमेंट, एक होता है क्वांटम उत्पादक। क्वांटम उत्पादकता क्या कहती है कि जब क्वांटम अवशोषण जब हो जाएगा तो उसमें जब प्रक्रिया पूरी होती है तो ऑक्सीजन के अणु हैं वो रिलीज होते हैं। ये ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उसको हम क्वांटम यील्ड या क्वांटम उत्पादकता कहते हैं। तो छोटी छोटी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे फोटोन क्या होता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितनी कैलोरीज की आवश्यकता लगभग होगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जब लाइट, जैसे मान लो रेड रीजन है और रेड रीजन की जो वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त मानी गई है, तो जब लाइट है वो एब्जॉर्ब की जाएगी क्लोरोफिल के द्वारा तब क्या प्रक्रिया होती है। तो दूसरा हमने जो लिया, पहला हमने लिया था नेचर ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में, दूसरा हम ले रहे हैं अवशोषण। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में, जैसा कि हमने संरचना में पढ़ा था, उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के परमाणु पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु होता है उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर ऑर्बिट या कक्ष उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक कक्ष में एक पर्टिकुलर संख्या में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन के अंदर अपने जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ऋणावेश होता है और इनकी अपनी ऊर्जा वो फिक्स होती है। और इलेक्ट्रॉन की ये जो अवस्था होती है ये मूल अवस्था, या इसे हम ग्राउंड स्टेज कहते हैं। डायग्राम से भी हम इसे आगे समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो अवस्था होती है वो क्लोरोफिल की या इलेक्ट्रॉन की अपनी ये कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था भी कहलाती है। अब जब क्लोरोफिल का अणु पर्याप्त ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो उसमें जो संपूर्ण ऊर्जा होती है उसमें संचित संपूर्ण ऊर्जा क्लोरोफिल के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाती है, और जिससे फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन अपने विशिष्ट कक्ष से बाहर अगले वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। इसको मैं आपको डायग्राम से आगे समझाने का प्रयास करूंगा। अब जब इलेक्ट्रॉन दूसरी अवस्था में या दूसरे कक्ष में चला गया तो ये जो अवस्था होती है इसे हम क्लोरोफिल की एक्साइटेड स्टेज या उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जिसे मैंने ये क्लोरोफिल स्टार करके दिखाया है। और ये जो अवस्था होती है कि जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन को लिया और ये एक्साइट स्टेज में गया, ग्राउंड से स्टेज के अंदर जाएगा, तो बिल्कुल न्यून अवधि के लिए, अवधि कितनी है 10⁻⁵ और 10⁻⁹ सेकंड होती है, और इतने समय के बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज से ग्राउंड स्टेज में जब वापस आता है तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेजेंस के रूप में नष्ट करता है। परंतु जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है, अपने ग्राहियों से स्थानांतरित होकर अपनी मूल अवस्था में आता है, और स्थानांतरण के प्रत्येक चरण में ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसे पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो हमने ये जो थ्योरी पढ़ी है उसको यहाँ डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। आप ये देखें, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जिसको ग्राउंड स्टेज में, नॉर्मल स्टेज में हमने दिखा रखा है। जैसे ही ये ब्लू लाइट या रेड लाइट, जैसे हम देखिए, तो ये जैसी रेड लाइट ब्लू लाइट से की तो आप ये देखेंगे, या रेड लाइट में हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है वो अपनी टॉप अवस्था में चला गया, जिसे हम एक्साइटेड स्टेज कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि बिल्कुल सेकंड के भी बिल्कुल छोटे से पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, और जब वापस मूल अवस्था में आता है तो इसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो वापसी की अवस्था होती है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेजेंस, जिसे हम हिंदी में प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति कहते हैं। तो 10⁻³ सेकंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो उसे हम फ्लोरोसेंस कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के वापस आने में 10⁻⁹ सेकंड, जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम स्फुरदीप्ति और इंग्लिश में हमें फॉस्फोरेजेंस कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेज से
यहाँ से लेके यहाँ तक जब वापस आएगा तो प्लांट के अंदर ये सीधा वापस नहीं आकर विभिन्न प्रकार के एक्सेप्टर या रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वापस अपने स्टेज में आएगा और उस दौरान ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब एक वैज्ञानिक थे जिसको रॉबर्ट इमर्सन और उनके कुछ साथियों ने प्रयोग किए थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट और टू पिगमेंट सिस्टम भी कह लेते हैं। इमर्सन और उसके सहयोगियों ने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस के क्वांटम यील्ड यानी जो ऑक्सीजन के अणु रिलीज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के अणु उतने रिलीज होंगे, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। क्वांटम यील्ड का विभिन्न वेवलेंथ के साथ अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि हरे पौधों के लिए लाल रंग का प्रकाश जिसमें 650 से 680 nm का जो वेवलेंथ होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे उपयोगी होता है और सबसे अधिक प्रभावी होता है। और इससे अधिक ही वेवलेंथ, अगर मान लो 680 की ज़्यादा की वेवलेंथ अगर पौधों को दी जाए तो प्रकाश का जो क्वांटम उत्पादन है उसमें अचानक कमी आ जाती है, और ये घटना जो है इसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं। ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि जो वेवलेंथ है वो 650 से 680 में बिल्कुल सबसे ज़्यादा सूटेबल फोटोसिंथेसिस होगा, यानी क्वांटम उत्पादन होता। लेकिन जैसे ही अचानक आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट में अचानक से जो कमी आ जाती है उसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं। उन्होंने एक और प्रयोग किया, उन्होंने क्लोरेला, ये एक प्रकार की एल्गी है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, नामक शैवाल पर अधिक वेवलेंथ और कम वेवलेंथ के प्रकाश को एक साथ दिया। तो फोटोसिंथेसिस की जो दर है दोनों वेवलेंथ से प्राप्त अलग अलग दरों के जोड़ से भी अधिक प्राप्त थी। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जब कम और अधिक वेवलेंथ को जब हम साथ में देते हैं तो फोटोसिंथेसिस है वो अचानक से उसमें वृद्धि होती है, उसे हम एनहेंसमेंट इफेक्ट या वृद्धि या इमर्शन इफेक्ट भी कहते हैं। इमर्शन वृद्धि प्रभाव जिसे इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। कैसे, इस डायग्राम से हम समझते हैं कि जैसे मान लो एक वेवलेंथ आपने दे दी 660 nm की, 660 nm की, और एक वेवलेंथ दे दी 710। अब इस ग्राफ से समझें कि इतनी जब वेवलेंथ देते हैं तो ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन होता है यानी उत्पादन होती है क्वांटम यील्ड वो इतनी होगी, दूसरे में देंगे तो ये होगी। जब दोनों को साथ में अगर देते हैं तो एक्चुअली जो उत्पादन कितना होना चाहिए दोनों को मिलाएं तो सी के अंदर आप देखें दोनों को साथ में दे दिया, तो दोनों को साथ में देने से आप लोग देखेंगे यहाँ देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उत्पादन है वो अधिक प्राप्त हुआ। तो अलग अलग जब हम वेवलेंथ देते हैं और अगर दोनों को साथ में देंगे तो साथ में देने से फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो वृद्धि होती है। इस वजह से हम इसे इमर्शन वृद्धि प्रभाव भी कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने, इमर्शन नामक वैज्ञानिक रॉबर्ट इमर्सन ने 1943 में एनहेंसमेंट इफेक्ट है उसके बारे में जानकारी दी थी। अब आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म या लाइट रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो उसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, दो प्रकार के फोटो सिस्टम जिसे हम पीएस कहते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, दो पाए जाते हैं। तो इमर्सन ने ही बताया कि प्रकाश का अवशोषण करने के लिए वर्णकों के कम से कम दो समूह होते हैं और ये समूह फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कहलाते हैं। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो इन दोनों का पूरा जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड इनका कहाँ कहाँ मुख्य भूमिका है। अगर इन दोनों का हम कंपेरेटिव स्टडी करें फोटो सिस्टम फर्स्ट की और फोटो सिस्टम सेकंड की तो इसमें कुछ अंतर है। जैसा जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसका जो मेन सेंटर होता है उसमें क्लोरोफिल ए 650, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 695 कैरोटीनॉइड होते हैं और सम्मिलित रूप से इसे हम P700 भी कहेंगे। तो आप पी फोटो सिस्टम फर्स्ट कह सकते हो या P700 कहते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा ये 680 से कम और ज़्यादा दोनों वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होगा। फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है उसके सेंटर में ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं और उसमें फाइकोबिलिन्स जिसमें हम फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन को रखते हैं, पिगमेंट का एक एसेसरी पिगमेंट है, वो मौजूद होते हैं। इसे हम P680 फोटो सिस्टम 680 से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है ये केवल 680 से कम वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है, जबकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा वो ज़्यादा और कम दोनों वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा वो प्रक्रिया में कभी भी ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है और फोटो सिस्टम सेकंड में अब देखेंगे आगे हम अध्ययन करेंगे कि जब जल का प्रकाशीय अपघटन होता है तो उसमें ऑक्सीजन भी है वो विमुक्त होती है। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में आप ये देखें, फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक
दोनों प्रकार के अभिगमन में ये भाग लेता है फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों में भाग लेगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जिस से निकलेगा वापस घूम के वहीं आएगा, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस दूसरे एक्सेप्टर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जबकि जो नॉन साइक्लिक होता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है, ये केवल नॉन साइक्लिक या जिसे हम अचक्रीय अभिगमन कहते हैं उसमें भाग लेते हैं। तो जैसा अभी हमने 2 पॉइंटों के बारे में अध्ययन किया मुख्य रूप से, कि जो मैकेनिज्म जब हम प्रकाश संश्लेषण की पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लाइट रिएक्शन के अंदर ही आपके इमर्शन इफेक्ट, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन, उसके बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उस मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से उत्तेजित होकर जब वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा तो कौन कौन से एक्सेप्टर होंगे, किस जगह एटीपी और NADPH2 का निर्माण होगा, चूंकि लाइट रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य यही है, और कैसे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड है वो प्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। धन्यवाद।